रियल हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पर वेलकम सब्सक्राइबर्स। मैं हूं शशांक और मैं लौट आया हूं एक नई स्टोरी के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ऋषि के डैड ने उसकी इच्छा अनुसार उसके 19th बर्थडे पर एक फार्म हाउस गिफ्ट किया था उसको, छोटा सा पर्सनली उसके खुद के लिए। लेकिन ऋषि अभी तक एक बार भी वहाँ रुकने या छुट्टी मनाने नहीं गया था। बस जब उसके डैड ने उसको एक गिफ्ट किया था तब एक बार वो अपने इस फार्म हाउस को देखने गया था। तो काफ़ी टाइम बीत गया था और ऋषि को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर करीब 4 से 5 महीने के बाद सर्दी के मौसम में ऋषि अपने एक बेहद ख़ास दोस्त के साथ प्लान करता है कि वो दोनों ज़रूरत भर का सामान पैक करके 4 दिन के लिए ऋषि के फार्म हाउस पर रुकेंगे और अपनी छुट्टी एंजॉय करेंगे। तो फिर क्या था, उन्होंने खाने पीने की चीज़ें और बाकी चीज़ें 4 दिन के हिसाब से पैक करी और वो लोग संडे की सुबह सुबह ऋषि की कार से निकल दिए। करीब 9:30 बजे। ऋषि देहरादून का रहने वाला था और उसका यह फार्म हाउस उसके घर से करीब 85 किलोमीटर दूर था। ऋषि और उसका दोस्त नीरज बारी बारी ड्राइव करते हुए, मौसम का मज़ा लेते हुए धीरे धीरे जा रहे थे और करीब 5 से 5:30 के बीच वो पहुँचे ऋषि के फार्म हाउस। बारी बारी वो दोनों कार से उतरे तो ठंडी हवा चल रही थी और सामने था ऋषि का फार्म हाउस, जो शाम के इस वक्त किसी भूतिया कॉटेज से कम नहीं लग रहा था और इसको डरावना बना रहा था इसका जंगल के पास होना और ठंड के इस मौसम में इसका कोहरे से ढका होना। खैर, उन दोनों ने कार से ज़रूरत भर का सारा सामान निकाला और वो दोनों फार्म हाउस की ओर बढ़ दिए। ऋषि ने आगे बढ़ के फार्म हाउस के गेट पर लगे लॉक को खोला और वो दोनों अंदर गए। तो अंदर काफ़ी धूल और गर्दा थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और यहाँ कोई आके रुका नहीं था। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि अभी पहले वो लोग कुछ खा लें, उसके बाद सबसे पहले पूरे घर की सफाई करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ नूडल्स बनाए अपने दोनों के लिए और उसे खा के 6:30 बजे से उन्होंने सफाई शुरू करी और करीब 9:30 बजे तक उन्होंने अंदर से पूरा फार्म हाउस साफ़ कर दिया था। अब सारा काम हो गया था, सब कुछ ठीक था। और क्योंकि वो दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे तो उन्होंने पहले तो हंसी मजाक करी, बहुत देर तक बात करी और करीब सुबह 3 बजे उनकी आंख लग गई और वो सो गए। अगले 2 दिन उन दोनों के इसी तरह बड़े मज़े से कटे। वो दोनों हंसी मजाक करते, अपने लैपटॉप पे कुछ फिल्म्स देखते और फिर कुछ देर के लिए शाम के वक्त फार्म हाउस को लॉक करके बाहर आसपास के इलाके में घूमने टहलने निकल जाते। ऋषि पहले भी एक बार इस जगह आ चुका था तो उनको घूमने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये इलाका एक जंगल के नज़दीक का था, पर डरने वाली बात नहीं थी क्योंकि आसपास कुछ घर बने हुए थे। ऋषि चाहता था कि इस जगह पर वो कुछ नए लोगों से मिले, बातचीत करें, लेकिन कैसे, ये उसको समझ नहीं आता। खैर, शाम होते ही कोहरा कटना शुरू हो जाता और ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती। तो लापरवाही ना करते हुए वो दोनों टाइम पर अपने फार्म हाउस आ जाते और फिर वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते और खाना खा के हंसी मजाक करके सो जाते। और तीसरे दिन की रात भी ऐसे ही हुआ। देर रात तक अपने लैपटॉप पर फिल्म्स देखने के बाद वो सो गए। लेकिन आज चौथे दिन की सुबह से ही बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हो रही थी। तो बिजली की तेज़ कड़कड़ाहट से जब नीरज की नींद खुली तो उसने खिड़की से देखा कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तो वो दोबारा सो गया और फिर उन दोनों की नींद सुबह करीब 10:30 बजे खुली। एक तो दिसंबर का महीना था, ऊपर से सुबह से हो रही बारिश ने मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर दिया था। इतना ठंडा कि बिना हीटर के काम नहीं चलने वाला था। तो उन दोनों ने जल्दी जल्दी नहाया और नाश्ता वगैरह करके वो दोनों हीटर जला के दोबारा रजाई में चले गए। बारिश अभी भी धीरे धीरे हो रही थी और ठंड इतनी कि कहीं जाने तो क्या, बिस्तर से निकलने तक का मन नहीं कर रहा था। तो वो दोनों उस दोपहर कहीं बाहर नहीं गए, बिस्तर में ही रहे। और फिर शाम करीब 5:30 बजे ऋषि बाहर मौसम का जायज़ा लेने निकला तो उसने देखा बारिश रुक चुकी थी और हल्के कोहरे के साथ
ठंडी हवाएं चल रही थी। पीछे से नीरज आया तो बाहर का मौसम देखते ही उसने कहा, यार भाई मौसम देख क्या खतरनाक हो रहा है। तो ऋषि बोला, हाँ यार मौसम तो एकदम मस्त हो गया। तो इसके आगे नीरज ने ऋषि से कहा कि भाई ऐसे मौसम में लकड़ी जला के आग तापने में बड़ा मज़ा आएगा यार, साथ में कुछ स्नैक्स हो तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो ऋषि उसकी बात मान तो गया, लेकिन उनके पास दिक्कत ये थी कि सुबह से बारिश होने के कारण आसपास पड़ी लकड़ियाँ भीग गई थी, गीली हो गई थी। लेकिन तभी ऋषि को याद आया कि घर के अंदर भी कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं। तो उन दोनों ने जलाने भर की लकड़ी अपने ज़रूरत के हिसाब से काटी और जलाई। वो दोनों अपने फार्म हाउस के मेन गेट के पास बाहर की तरफ आग जलाकर कुर्सी डाल के बैठे थे और बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी हंसी मजाक और बातें करते करते ऋषि का ध्यान बिल्कुल सीधे सामने की तरफ गया। तो उसने देखा कि एक लड़का जो देखने में 22 से 23 साल का लग रहा था, उसके फार्म हाउस के बिल्कुल सामने आके रुका और घबराई निगाहों से इधर उधर देखने लगा। ऐसा लग रहा था वो किसी को ढूंढ रहा था। ये देखते ही उसने नीरज से कहा, अबे अबे वो देख पीछे, वो कोई लड़का खड़ा है देख। नीरज ने मुड़ के देखा तो वो लड़का उनके तरफ देख रहा था। नीरज और ऋषि उस लड़के की तरफ देखे जा रहे थे और वो लड़का भी उन्हीं की तरफ देख रहा था। उसे देख साफ लग रहा था जैसे वो उन दोनों से कुछ बोलना चाह रहा था। ऋषि और नीरज भी उस लड़के से बोलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो दोनों हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, ये सोच के कि पता नहीं कौन हो, किस नेचर का हो। तो आखिरकार उन दोनों ने उसको इग्नोर कर दोबारा आपस में बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात ये थी कि पूरे 15 मिनट के बाद भी वो लड़का उसी जगह खड़ा था। वो उन दोनों से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा था और उन दोनों को साफ मालूम चल रहा था कि जैसे उसको बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि वो ठंड से कांपता दिखाई पड़ रहा था। लेकिन फिर आखिरकार उसने अपनी तरफ से बात करने की पहल करी। वो चलता हुआ उन दोनों के पास आया और ठंड में कपकपाता हुआ ऋषि से बोला, अगर आप दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके पास बैठकर थोड़ी देर आग ताप लूँ? दरअसल आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है। तो उसके इतना बोलते ही वो दोनों उससे बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बैठ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और सच में आज ठंड बहुत ज़्यादा ही है। वो लड़का वहाँ उनके पास बैठा तो उन दोनों ने बताया कि हम दोनों बहुत देर से आपको देख रहे थे और आपसे बात करने का सोच रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कि तभी नीरज ने उस लड़के से पूछा, वैसे आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे थे, किसी ज़रूरी काम से निकले थे क्या? तो उस लड़के ने बोला, हाँ मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। तो ऋषि उससे पूछा कि वैसे भैया हम दोनों कुछ देर से आपको नोटिस कर रहे थे, तो हमें लगा कि जैसे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। तो उसके इस सवाल पर वो थोड़ा सोच कर और हल्की सी हंसी के साथ बोला, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों उस लड़के से और भी कुछ सवाल करना चाहते थे, लेकिन अगला कोई भी सवाल करने के लिए वो अपना मुंह खोलते इससे पहले वो लड़का उन दोनों से पूछ बैठा, वैसे तुम दोनों को यहाँ आज से पहले कभी नहीं देखा? तो ऋषि बोला, नहीं नहीं हम दोनों यहाँ रहते नहीं हैं, हम तो बस यहाँ घूमने आए हैं। दरअसल ये मेरा फार्म हाउस है और मैं यहाँ 4 दिन की छुट्टी मनाने आया था अपने दोस्त नीरज के साथ, ये मेरा दोस्त है। इसके बाद उस लड़के ने भी अपने बारे में कुछ बातें बताई। तीनों की बातचीत आगे बढ़ी तो उनमें हंसी मजाक शुरू हुआ। थोड़ी देर बात कर ऋषि के दोस्त नीरज ने उन दोनों को बीच में रोका और कहा, भाई मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। तो ऋषि बोला, कैसा आइडिया? तो नीरज बोला, भाई देख ऐसी जगह हो, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तो भाई ऐसे में चाय पीते पीते भूत प्रेतों के किस्से कहानियाँ हो जाएं तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो ऋषि को भी उसका आइडिया बहुत पसंद आया। ऋषि ने उस तीसरे लड़के से पूछा तो वो भी बोला, हाँ मज़ा तो आएगा। तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि बारी बारी वो तीनों 3-3 भूत की कहानियाँ सुनाएंगे। कहानी असली हो या नकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सबको 3-3 कहानी सुनानी है। ये डिसाइड होते ही नीरज ने उन दोनों को बीच में रोका और बोला, आप दोनों बस 5 मिनट रुकिए, मैं सबके लिए चाय बना के लाता हूँ। तो नीरज अंदर गया और अपने और उन दोनों के लिए चाय बना लाया।
और फिर शुरू हुआ कहानियों का सिलसिला। सबसे पहले शुरुआत ऋषि के दोस्त नीरज ने करी और वो अपने हिस्से की 3 कहानियाँ सुनाने लगा। और सच में जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। यानी एक तो आसपास जंगल का माहौल, ऊपर से कड़ाके की ठंड, आग के पास बैठकर भूत प्रेत की किस्से सुनना माहौल को और डरावना और रोमांचक बना रहा था। नीरज की 3 कहानियाँ ख़त्म हुई तो ऋषि और उस लड़के को नीरज की कहानियाँ बहुत पसंद आई थी। खैर अब बारी थी ऋषि की, तो ऋषि ने भी अपने हिस्से की कहानी सुनानी शुरू करी। लेकिन एक बात थी कि जैसे ही ऋषि ने कहानी सुनानी शुरू करी तो नीरज और वो दूसरा लड़का उसकी कहानी में ही खो गए। वो दोनों ऋषि की तरफ ही देख रहे थे और 1 मिनट के लिए भी उन दोनों में से किसी की नज़र इधर या उधर नहीं गई। ऋषि इस तरह से कहानी सुना रहा था कि मानो वो जो कुछ बता रहा था वो खुद उसी के साथ हुआ। उसकी कहानी नहीं बल्कि कहानी सुनाने के तरीके ने भी उन दोनों के होश उड़ा दिए। उसकी 3 कहानियाँ ख़त्म भी हो गईं, लेकिन तब भी नीरज और वो लड़का बराबर ऋषि को घूर रहे थे। ऋषि को अजीब लगा तो उसने उन दोनों से कहा, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो पहले नीरज ताली बजाता हुआ बोला, अबे भाई क्या स्टोरी टेलिंग तरीका है तेरा भाई, कसम से मैं तो कुछ देर के लिए तेरी कहानी में ही खो गया था। तभी उस दूसरे लड़के ने भी कहा, सच में तुम्हारी तीनों कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। खैर अब कहानी सुनाने की बारी उस तीसरे लड़के की थी और तभी ऋषि ने भी बोला, चलिए भैया, हम दोनों ने तो अपने हिस्से की कहानियाँ सुना दी, अब आपकी बारी है। तो कहानी सुनाने से पहले उस लड़के ने उन दोनों से कहा कि मैं तुम दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। तो उन दोनों ने कहा, हाँ हाँ पूछिए। तो उस लड़के ने उन दोनों से कहा, देखो तुम दोनों ने ही बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाई और जैसा कि तुम दोनों ने ही मुझे बताया कि तुम्हें भूत प्रेत की कहानियाँ सुनना और पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम्हें खुद भूत प्रेतों के होने पर या उनके वजूद पर भरोसा है कि नहीं। तो उन दोनों ने ही बिना बात घुमाए उसके सवाल का जवाब दिया और कहा, देखिए भैया, भले ही हम भूत प्रेतों की किस्से कहानियाँ सुनते हैं बहुत शौक़ से क्योंकि हमें पसंद है, लेकिन पर्सनली हम इन भूत प्रेतों के होने पर विश्वास नहीं करते। और उसकी 2 वजह हैं। पहली तो ये कि हम दोनों ने ऐसी कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी, और दूसरी वजह ये कि भैया ये भूत प्रेत और आत्माएं ये सब इंसानों की बनाई हुई बातें हैं, असलियत में ये सब कुछ नहीं होता है। तो उस तीसरे लड़के को नीरज और ऋषि की ये बात बुरी लग गई और तभी वो उन दोनों से बोला, ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर तुम दोनों ने ही भूत प्रेत या ऐसी किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, तो तुम उनके वजूद को ही नकार दो। लेकिन ऋषि और नीरज अपनी बात पर अड़े रहे। तो उनकी इस बात पर उस लड़के ने उन दोनों से कुछ ऐसा कहा जिससे एक पल को वो दोनों ही सोच में पड़ गए। उसने उन दोनों से कहा, तो तुम दोनों का मतलब है कि जब तक कोई भूत यहाँ इस वक्त आके तुम दोनों को दिखाई नहीं देगा तब तक तुम दोनों यकीन नहीं करोगे। तो वो दोनों उसकी इतनी बात सुनते ही चौड़ी आंखें लिए उसकी तरफ देखने लगे और फिर हंस के बोले, वाह भैया, आप तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं जैसे यहाँ के सारे भूत आपको पर्सनली जानते हैं और आप कुछ ही देर में हम दोनों की मीटिंग कराने वाले हो। तो वो लड़का बात वहीं ख़त्म करते हुए बोलता है कि अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, अब अगर कोई यकीन नहीं करता है तो क्या ही कर सकते हैं, चलो अब मेरी बारी है। तो वो कहानी सुनाने को तैयार था, लेकिन उससे पहले उसने उन दोनों से एक ज़रूरी बात बोली। उसने उनसे कहा कि हो सकता है कि तुम दोनों को मेरी बात पर भरोसा ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तो उन दोनों ने उससे पूछा, कौन सी बात? तो उसने कहा, दरअसल मैं जिस किस्से या कहानी के बारे में तुमको बताने जा रहा हूँ वो इसी इलाके की है, और मैं क्या, इस इलाके में रहने वाला हर कोई उस किस्से के बारे में जानता है।
वो दोनों उसके मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद कहानी सुनने को बेचैन हो गए और उसको जल्दी से सुनाने को बोलने लगे। और तभी उसने बताना शुरू किया कि अभी से कुछ साल पहले की बात है। एक 22 से 23 साल का लड़का यहाँ इसी इलाके में रहने आया था। लेकिन यहाँ के जिस घर को खरीद कर वो रहने आया था, वो घर कुछ गड़बड़ था। यानी आसपास वालों के हिसाब से उस घर में भूत प्रेत की कुछ दिक्कतें थी। और कई बार वहाँ रहने वाले लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस घर के रास्ते जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना या बात करना भी पसंद नहीं करता था। और कई सालों से वो घर खाली पड़ा था और उस लड़के को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। ना ही उसको एहसास था कि उस घर में रहने का फैसला करके उसने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे दी थी। वो तो बस एक सीधा साधा लड़का था और लॉ का एक स्टूडेंट था। विवान नाम था उसका और अपनी पढ़ाई के सिलसिले से ही यहाँ आया था। कुछ ही दिनों के अंदर आसपास वाले लोगों को पता भी चल गया कि सालों से बंद पड़े उस भूतिया घर में कोई रहने आया है। आसपास के लोग बहुत उत्सुक थे ये जानने को कि ऐसा कौन था जो जानकर उस घर में रह के अपने लिए मुसीबत को दावत देना चाहता था। आसपास के सभी लोगों को एक बात का पता तो अच्छे से था कि ये लड़का ज़रूर इस घर के बारे में बिल्कुल अनजान था, वरना कोई जानबूझकर क्यों एक भूत बंगले में रहकर अपनी जान का रिस्क लेगा। लेकिन वहाँ रहने वाले इस घर की हकीकत से अच्छे से वाकिफ़ थे और वो अपने या अपने परिवार के लिए किसी तरह की मुसीबत नहीं चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो ना उस लड़के से बात करेंगे और ना उससे मतलब रखेंगे। आसपास वालों ने तो पहले से ही अंदाज़ा लगाना भी शुरू कर दिया कि अब कुछ वक्त बाद उस लड़के की क्या दुर्दशा होने वाली थी। दरअसल विवान से पहले भी कुछ लोगों ने इस मकान को खरीदकर इसमें रहने की कोशिश करी थी, लेकिन 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा कोई रह ना सका। तो ऋषि और नीरज ने तुरंत उस लड़के से पूछा कि विवान के पहले कितने परिवारों ने उस घर को खरीदा। तो उस लड़के ने बताया कि तकरीबन 3 से 4 परिवार ने उस घर को खरीदा और रहना चाहा, लेकिन महीने 1.5 महीने के अंतराल में ही उन सभी परिवारों को ये घर छोड़ना पड़ा। और उस लड़के ने ऋषि और नीरज को एक और बात बताई जो बेहद अजीब थी। उसने कहा कि उन सभी परिवारों ने एक ही वजह से घर छोड़ा और वो वजह ये थी कि जो भी परिवार उस घर में रहने आता, उस परिवार के किसी भी एक सदस्य को उस घर में अजीब चीज़ें दिखाई और सुनाई देती और वो फैमिली मेम्बर अजीबोगरीब हरकतें करने लगता। और जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर होने लगती थी और फैमिली को उस सदस्य की चिंता होने लगती, तो मजबूरन उनको ये घर छोड़ना पड़ता, इस डर से कि कहीं वो फैमिली मेम्बर पागल ना हो जाए। उस लड़के ने ऋषि और नीरज से बताया कि चीज़ें सिर्फ एक परिवार के साथ नहीं, बल्कि वहाँ जितने भी परिवार रहने आए थे उन सभी के साथ हुई थी और उन सभी को वो घर छोड़ना ही पड़ा था। इसी बीच ऋषि और नीरज ने उस लड़के को बीच में ही रोककर उससे कहा कि भैया, ये तो हम दोनों को समझ आ गया कि वो घर भूतिया था और कोई भी वहाँ रह नहीं पाता था 1-1.5 महीने से ज़्यादा, लेकिन विवान का फिर क्या हुआ था। तो उस लड़के ने आगे बताना शुरू किया। उसने कहा कि विवान तो यहाँ उस घर में रहने आ तो गया और उसने हर चीज़ अपने हिसाब से संभाल भी ली और वो आराम से रहने भी लगा, लेकिन सही 1 महीने की बात है, देर रात करीब 1:15 पर विवान अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो उसी वक्त पढ़ते पढ़ते टेबल पर ही उसकी आंख लग गई और वो अपनी टेबल पर ही बैठे बैठे सो गया कि तभी नींद में ही उसके कानों में एक आवाज़ गई, जिसकी वजह से वो तुरंत जाग कर बैठ गया। आवाज़ किसी लड़की के सिसकने और रोने की थी। उसने आसपास नज़र घुमाई, लेकिन वहाँ उसके सिवा कोई नहीं था। और होता भी कैसे, क्योंकि वो तो यहाँ अकेले रहता था।
लेकिन आवाज़ साफ साफ आ रही थी। तो तसल्ली करने को उसने सोचा ज़रूर आसपास किसी का बच्चा या बच्ची होगी जो रो रही होगी, और यही सोच के उसने इग्नोर कर दिया और वो दोबारा पढ़ने लगा। और फिर दोबारा उसने गौर किया कि आवाज़ आना भी बंद हो गई थी, लेकिन विवान को अभी भी 1 घंटा पढ़ना था। तो उसका चाय पीने का मन भी कर रहा था, तो उसने किचन में जाके अपने लिए चाय बनाई और वो अपने कमरे में चाय लेकर आ गया और अपनी टेबल पर बैठकर चाय पीते पीते पढ़ने लगा कि तभी कुछ मिनट्स बाद फिर से वो रोने और सिसकने की आवाज़ें आने लगी। और इस बार विवान को शायद थोड़ा डर लगा, और शायद लगना भी चाहिए था, क्योंकि इस बार वो उस आवाज़ को एकदम साफ और करीब से सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ ठीक उसके अपने पीछे वाले कमरे में से आ रही थी। वो उठा और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हुआ उस आवाज़ का पीछा करता हुआ बाहर वाले कमरे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ बाहर वाले कमरे में आकर उसने देखा कि यहाँ बाहर कोई नहीं था। उसने एक चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि उसकी पढ़ाई की टेबल के बगल में पड़े उसके बेड पर एक लड़की घुटनों में अपने मुंह को छुपाए बैठी रो रही थी। ये देख विवान की तो सांसें ही थम गई थी, लेकिन डर के साथ साथ उसके दिमाग में कई सवाल भी आ रहे थे, जैसे कौन थी ये लड़की और इस वक्त उसके घर में कैसे आई और क्यों। विवान क्या, उसकी जगह कोई भी होता तो यह नज़ारा देख डर ज़रूर जाता। लेकिन जो भी हो, अब सच का पता तो लगाना ही था कि कौन थी ये लड़की और इस वक्त उसके घर में क्या कर रही है। तो विवान धीरे धीरे चलता हुआ गया और उसके नज़दीक बेड पर बैठ गया। देखने में वो लड़की 19-20 साल की लग रही थी और उसके सिर पर और हाथ पैर पर चोटें भी लगी थी। जैसे ही उसे बात करने की और उससे सवाल करने की विवान ने कोशिश करी कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई, तो वो शायद विवान से डर रही थी। तो विवान ने उससे कहा कि आप पहले तो शांत होइए और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने विवान की बात सुनी, लेकिन वो बार बार दूसरे वाले कमरे की ओर इशारा कर रही थी। शायद वहाँ कुछ था जिससे वो डर रही थी। तो उस लड़की की तसल्ली के लिए विवान उठा और वहाँ उस कमरे में गया और उस कमरे को चेक किया और फिर वापस वो उसके पास आया और बोला, अरे कोई नहीं है वहाँ पर, और मैंने आपसे कहा ना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अब आप खुद तो बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई। तो वो लड़की विवान को अपने बारे में बताती तो है, लेकिन जो बात वो बताती है वो सुन विवान का तो सिर चकरा जाता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि ये लड़की बात क्या कर रही थी। दरअसल वो लड़की विवान को बताती है कि ये घर उसका है और वो यहाँ अपने मम्मी पापा और बड़े भाई के साथ रहती थी। लेकिन रोज़ की तरह आज भी जब वो उस बाहर वाले कमरे में अपनी फैमिली के साथ सो रही थी, तो कुछ 3 लोग चोरी से यहाँ उनके इस घर में घुस आए और उन्होंने उसके मम्मी और पापा को चाकुओं से वार कर मार डाला। वो लोग इतने पर भी नहीं रुके और उन्होंने उसके भाई को भी मार डाला। लड़की ने बताया कि मैंने उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन मैं उसको बचा ना पाई और धक्का मुक्की में मेरे सिर पर ये चोटें लग गईं। लेकिन मैं उसके बाद यहाँ इस कमरे में आके छुप गई। इसके बाद वो लड़की ये बोलते बोलते रोने लगी कि मेरे सामने उन लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला और मैं कुछ ना कर पाई। विवान ने उस लड़की को अपने गले से लगा के चुप कराया, लेकिन दिमाग में उसके कई सारी उलझनें थी, सवाल थे, जैसे कि ये लड़की जो बता रही थी वो सच कैसे हो सकता था, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा वक्त से तो विवान ही यहाँ रह रहा था और ये लड़की बोल रही थी कि वो कई सालों से यहाँ रह रही थी और आज जब वो अपने घर वालों के साथ सो रही थी कि तभी कुछ लोगों ने आके उसकी फैमिली को मार डाला। सवाल तो कई सारे थे जो विवान उससे करना चाहता था और सही बात जानना चाहता था, लेकिन अभी उस लड़की के
चोट लगी थी, तो विवान ने उस लड़की की चोट पर पट्टी करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। विवान ने उस लड़की से बोला, आप यहीं रुकिए 1 मिनट, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ उस कमरे से। उसने उस लड़की को उस कमरे में रोका और वो दूसरे कमरे से दवाई वाला बॉक्स लेने चला गया। लेकिन जैसे ही विवान दवाई का बॉक्स लेके वापस उस कमरे में गया तो उसने देखा कि वो लड़की वहाँ नहीं थी। और सिर्फ वो कमरा ही नहीं, विवान ने पूरा घर चेक कर लिया, पर वो लड़की कहीं नहीं थी। विवान ने अपने कमरे की खिड़की खोल के भी चारों तरफ देखा बाहर, पर वो लड़की कहीं नहीं दिखी। विवान को इस पे यकीन नहीं हो पा रहा था, ये होना नामुमकिन था। दरअसल इस घर में आने और बाहर जाने का एक ही मेन गेट था, जिस पे हर रात सोने से पहले विवान ताला लगा देता था। और आज भी उसने ताला करीब रात 11:30 बजे ही लगा दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद जब विवान ने उस लड़की को अपने कमरे में पाया तब तो वो चौंका ही था, लेकिन अभी जब उसके सामने से वो लड़की गायब हुई तो उसको ज़्यादा हैरानी हुई। हैरान होने वाली बात ही थी, यानी अचानक से एक चोट खाई हुई लड़की उसके घर में, उसके रूम में आ जाती है और इस घर को अपना बताती है, और फिर अचानक पलक झपकाते ही यहाँ से गायब हो जाती है। कुछ देर तक तो विवान अपनी खिड़की पे खड़ा ही रहा, इस उम्मीद में कि शायद उसको वो लड़की बाहर कहीं दिखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिमाग विवान का उलझन से भर गया था। उसको तो एक पल को शक हुआ कि जो कुछ भी अभी कुछ देर पहले उसकी आंखों ने देखा वो सच था या बस उसकी दिमागी कल्पना। पिछली कुछ रातों से विवान रात को काफ़ी देर तक पढ़ाई कर रहा था, जिस कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो शायद ये इसी का असर हो, विवान ने सोचा। ज़रूर यही बात है, लिहाजा उसने सोचा कि अब उसको सो जाना चाहिए। उसने अपनी पढ़ाई बंद की और वो सोने चला गया। वो सोने को लेटा तो, लेकिन आंखें बंद करके वो उन्हीं बातों को सोच रहा था जो उस लड़की ने उसको बताई थी। जो कुछ भी हुआ अजीब था, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब ये था कि विवान चाह कर भी उस लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उसकी बताई हुई बातें ही विवान के दिमाग में चल रही थी। खैर, किसी तरह उसको नींद आई और वो सो गया। लेकिन गहरी नींद में ही उसको अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, तो वो सो नहीं पा रहा था। लेकिन जब बेचैनी उसकी ज़्यादा बढ़ी तब उसे रहा नहीं गया और वो चौंक कर उठ के बैठ गया। न जाने उसके दिमाग में क्या आया, जो वो एक बार फिर से उठ के अपने कमरे की खिड़की के पास जाके उसने खिड़की खोली और वो वहीं खड़ा हो गया और कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा। दरअसल अभी जब वो गहरी नींद में था तब वो सपने में ही उसी लड़की को अपने सामने देख पा रहा था, लेकिन उस लड़की के साथ वो 3 और लोग को अपने सपने में देख रहा था, जिसमें से एक लड़का था, दूसरा एक आदमी और तीसरी एक औरत। विवान ने दिमाग लगाया और सोचा कि ये ज़रूर उस लड़की की फैमिली होगी। लेकिन विवान को सपने में उस लड़की का परिवार क्यों दिखाई दे रहा था? फिर उसको याद आया कि अक्सर हम जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमें सपने भी उन्हीं चीज़ों के आते हैं। और उसने भी इस बात को स्वीकारा कि सोने से पहले वो उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। खैर, कुछ देर वो खिड़की के पास खड़ा तो रहा, लेकिन फिर उसको नींद बहुत तेज़ लग रही थी, तो उसने खिड़की बंद करी और वो वापस बेड पे आकर दोबारा सो गया। अगले दिन सुबह उसकी नींद एक आवाज़ से खुली। आँख खुली तो देखा 10 बज गए थे और फिर उसकी नज़र अपनी पढ़ाई वाली टेबल पर गई जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। आवाज़ थी पेपर वेट के तले दबे कागज़ की, जो खिड़की से आ रही बाहर की हवा से फड़फड़ा रहे थे। विवान को बहुत अच्छे से याद था कि कल रात सोने से पहले उसने ऐसा कोई भी कागज़ अपनी टेबल पर नहीं रखा था। उसने पानी पिया और जाके उस कागज़ को हाथ में लिया तो उसमें लिखा था कि इस घर को छोड़ यहाँ से चले जाइए, वरना बेकसूर होने के बावजूद हमेशा हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन के रह जाएंगे।
और जो आपने किया भी नहीं है उसकी सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। पढ़ते पढ़ते ही अचानक उसकी नज़र कमरे की खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि वही लड़की उसके घर के मेन गेट के पास खड़ी थी। उसको देखते ही विवान ने घर के बाहर उस लड़की के पास जाने को दौड़ लगाई और जब वो बाहर पहुंचा तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। विवान के मन में गुस्सा भी था, सवाल भी थे। वो चलता हुआ उसके पास गया और उसने उस लड़की से कई सवाल करने शुरू कर दिए, जैसे कल रात को वो अचानक कहाँ से उसके कमरे में आ गई थी और वो क्या बोल रही थी कि ये घर उसका है, और फिर जब वो उसके लिए दवा लेने गया तो अचानक से वो कहाँ गायब हो गई थी। और सबसे आखिर में उसने उस लड़की से पूछा कि मेरे टेबल पर वो कागज़ आप ही ने रखा था ना। उस लड़की ने उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो उससे एक ही बात बोलती रही कि अगर आप अपने लिए कोई दिक्कत नहीं चाहते हैं तो इस घर को छोड़कर चले जाइए। विवान उसकी बात पर हंसने लगा और फिर उससे बोला, वाह, एक अनजान लड़की मुझे मेरे ही घर से जाने को बोल रही है। और फिर उसने कहा, एक तो आप पता नहीं किस तरह कल चोरी चुपके मेरे पहले घर में घुसी, उसके बाद आप मुझे झूठी कहानी बताने लगी कि ये घर आपका है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ कई सालों से रह रही थी। लेकिन फिर कुछ 3 लोग एक रात को आपके इस घर में घुसे और वो आपकी फैमिली को आपकी आंखों के सामने मार डालते हैं। और मैं कल जब आपके लिए दवा लेने गया तो आप एकदम से गायब हो गई। तो वो लड़की विवान से बोलती है, मैं कोई चोरी चुपके आपके घर में नहीं घुसी थी और ना ही मैंने आपसे कोई झूठ बोला है। तो विवान बोला, झूठ तो आप बोल ही रही हैं। आपने कहा कि कल आप जब अपनी फैमिली के साथ सो रही थी तो कुछ लोग आपके इस घर में घुसे और उन्होंने आपकी फैमिली को मार डाला। आप ही बताइए ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा वक्त से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। और इसके आगे वो बोला, देखिए, जो भी बात है, आपको या आपकी फैमिली के किसी मेंबर को अगर ये घर चाहिए तो मुझे साफ साफ बोलिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। लेकिन ऐसे झूठी बातें और अजीबोगरीब कहानी बता के अगर आपको लगता है आप मुझे यहाँ से भगा सकती हैं या ये घर मुझसे ले सकती हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो लड़की विवान से बोली, लगता है आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा। तो विवान उससे बोलता है, अरे आप सच बताइए, मैं बिल्कुल यकीन करूँगा। तो वो लड़की विवान से कहती है, देखिए, अब जो भी मैं आपको बताऊँगी वो सारी बातें सच हैं और इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है, और वैसे भी आपसे झूठ बोलकर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, तो आगे यकीन करना ना करना आपके ऊपर है। वो बोलना शुरू करती है, मैं इसी जगह पैदा हुई थी और इसी घर में अपने मम्मी पापा के साथ और बड़े भाई के साथ रही और बड़ी हुई हूँ। हमारा परिवार बहुत खुश था और हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन कुछ वक्त से मेरे पापा थोड़े परेशान थे, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी की वजह हमें नहीं बताई। उन्होंने हमें नहीं बताया कि कुछ लोग उनको जान से मारना चाहते हैं। और आज से ठीक 5 साल पहले एक रात जब हम सब सो रहे थे तब कुछ लोग हमारे इस घर में घुसे और मेरे मम्मी पापा और भाई को मार डाला। और ये वही लोग थे जिनकी मेरे पापा से दुश्मनी थी। विवान ने उस लड़की से कहा, देखिए, मेरा दिमाग तो बिल्कुल आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों ये बोल रहा है कि आपके पास झूठ बोलने का भी कोई ख़ास कारण नहीं है। चलिए, अच्छा मान लिया कि 5 साल पहले उस रात को हुए उस हादसे में आपके मम्मी पापा और भाई की जान चली गई, लेकिन फिर आपका क्या हुआ? आप तब से यहाँ किसके साथ, कौन से घर में रह रही थी? तो वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसने विवान से कहा, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। तो विवान ने पूछा, मतलब? तो उस लड़की ने विवान से कहा कि उस रात मेरे परिवार के साथ मेरी भी मौत हो गई थी। तो उसकी ये बात सुन विवान को झटका लगा। वो बोला, ये क्या बोल रही हो आप? तो उस लड़की ने कहा, आपको याद होगा कल मैंने आपसे बताया था कि जब उस रात उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया था और जब वो लोग मेरे भाई को मार रहे थे तो मैंने उसको बचाने की कोशिश भी करी, लेकिन तभी उनमें से एक ने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सिर बड़ी ज़ोर से एक टेबल से जा लड़ा और उसी वक्त मेरी मौत हो गई थी।
उस लड़की की ये बातें सुन विवान के पांव तले ज़मीन खिसक गई। उसने उस लड़की से कहा, मतलब आप उस रात आपकी भी मौत हो गई थी? तो उस लड़की ने उसकी बात पे हामी भरी। विवान ने उससे पूछा, तो फिर मैं आपको अभी एक नॉर्मल इंसान की तरह देख सुन कैसे पा रहा हूँ, आपकी बातें सुन समझ कैसे पा रहा हूँ? तो वो बोली, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, ना मैं ये जानती हूँ कि कब तक ऐसे ही भटकती रहूँगी। और इसके बाद उस लड़की ने विवान से बताया कि उसके मम्मी पापा और भाई, उनकी आत्माएं भी यहीं मौजूद हैं और यही वजह है कि उन सब के मरने के बाद भी इन 5 सालों में इस मकान को कई बार कई लोगों के द्वारा खरीदा और बेचा गया, लेकिन कोई भी इसमें रह नहीं पाया, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा, जिनकी रूहें आज भी यहाँ भटक रही हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ रहे। इसीलिए आपको भी बोल रही हूँ कि यहाँ से चले जाइए, वरना आपको भी नुकसान वो ज़रूर पहुँचाएंगे और शायद आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो विवान उसकी बातों पे शक करता हुआ उससे पूछता है, आप सच बोल रही हैं ना? तो वो बोलती है, आपने गौर नहीं किया कि इस जगह आके इस घर में रहते हुए आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आस पड़ोस का कोई भी आपसे मिलने या आपसे बात करने या आपसे हालचाल लेने नहीं आया? आपने नहीं सोचा क्यों? विवान को एहसास हुआ कि उस लड़की ने सही कहा है, बात तो बिल्कुल सही है। तो विवान ने उससे इसका कारण पूछा, तो वो बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब के मरने के बाद इस घर में रहने जितने भी लोग आए, कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हुई जिसके बाद ये घर एक भूत बंगले के नाम से मशहूर हो गया। और आज ये आलम है कि कोई भी रात के वक्त इस घर के आसपास नहीं भटकता। और यही वजह है कि आसपास का कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस घर से और इस घर में रहने आए लोगों से वो जितनी दूरी बना के रहेंगे उतना अच्छा होगा। इसके बाद वो लड़की विवान से बोली, यही वजह है कि मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें और मेरा परिवार आपको तकलीफ़ दे, क्योंकि अभी आपके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी है और मैं नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। और इसलिए कल रात मैं आपके सामने आई थी ताकि आप डरें और किसी तरह यहाँ से जाने का मन बना लें, लेकिन आप मुझसे डरे नहीं, उल्टा आप तो मेरी मदद करने लगे और मेरे नज़दीक आने लगे। उस लड़की ने अपनी बात पूरी करी तो विवान के चेहरे पर हल्का सा डर और हल्की सी हैरानी थी, और उस मिले जुले भाव के साथ ही वो थोड़ा सा हंसता हुआ उस लड़की से बोला, आप मजाक कर रही हैं ना? आप एक ज़िंदा इंसान हैं और मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रही हैं ना आप? तो उस लड़की ने विवान से कहा कि लगता है आप ऐसे यकीन नहीं करोगे। और इतना बोल के उस लड़की ने विवान को अपने पीछे आने को कहा और वो उसको उसके घर से कुछ दूर लाई। जहाँ वो लोग रुके वहाँ कुछ ही दूर पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उस लड़की ने विवान से कहा कि ज़रा उन बच्चों को बुलाइए और उनसे पूछिए कि यहाँ उनको कितने लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, और फिर उस बच्चे को ये भी बताइएगा कि आप कहाँ रहते हैं। विवान ऐसे ही करता है, वो वहाँ खेल रहे बच्चों में से एक बच्चे को बुलाता है और उससे पूछता है कि उसको यहाँ कितने लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो वो लड़का पहले विवान पे हंसता है और उसके बाद वो उससे कहता है, क्या भैया, आपको कोई मिला नहीं क्या मजाक करने के लिए? अरे कितने लोग क्या, सिर्फ आप ही तो खड़े हो यहाँ पे। विवान का बदन उस लड़के का ये जवाब सुन थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। वो एक नज़र बगल में खड़ी उस लड़की को देखता है, उसके बाद वो उस बच्चे से बोलता है, वैसे मेरा नाम विवान है और मैं यहाँ 1 महीने पहले ही आया हूँ। तो वो बच्चा उससे पूछता है कि वो कहाँ रहता है। तो विवान उसे बताता है। तो उस लड़के को विवान का घर पहचानने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। वो तबाक से बोल पड़ता है, यानी आप वो बड़े वाले घर में रहते हो जहाँ भूत लगते हैं? तो विवान धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हामी भरता है। तो वो लड़का कुछ अजीब सा मुँह बनाते हुए वहाँ उसके पास से भाग जाता है। और तब वो लड़की विवान से बोलती है, अब विश्वास हुआ आपको? तो विवान को विश्वास तो हो गया था, लेकिन उसके होश उड़ गए थे,
क्योंकि ऐसा कुछ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना तो कभी देखा था ना महसूस किया था। विवान ने डरते डरते उससे पूछा, तो तुम कब तक ऐसे ही भटकती रहोगी और परेशान होती रहोगी? तो वो बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, बस आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक पढ़ने लिखने वाला लड़का इन सब चीज़ों में पड़े और उसकी जान को कोई खतरा हो। तो विवान उसको बोलता है, देखिए आप जो बोल रही हैं सब ठीक है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपको निकालना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से। तो वो लड़की विवान को अच्छे से समझाती है कि मेरी मदद करने की ये ज़िद छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मुझे या मेरे लिए किसी भी तरह से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मेरी मदद करना चाहते ही हैं तो प्लीज़ आप एक काम करिए, आप खुद यहाँ से चले जाइए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी मदद होगी। तो जैसे तैसे विवान उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि आपने जो भी कहा उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और अपनी भलाई समझते हुए मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन क्या मैं सिर्फ 8-9 दिनों के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा पक्का। वो लड़की उसकी बात मान गई। हालांकि उसने विवान से इसका कारण भी पूछा, लेकिन विवान ने इसका कोई सही जवाब नहीं दिया। और फिर उस लड़की ने जाने से पहले विवान से कहा कि वैसे मुझे अच्छा लगा कि जब आपने कहा कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, वरना आपकी जगह कोई और होता तो शायद ये ना कहता। खैर, इसके बाद वो लड़के जाने ही लगी जब उसको विवान ने एक बार फिर से रोका और उससे एक रिक्वेस्ट करी। उसने उस लड़की से कहा कि जब तक वो यहाँ से घर खाली करके नहीं जाता तब तक क्या वो रोज़ उससे कुछ देर के लिए आके मिल लेगी। तो उस लड़की को हैरानी हुई कि विवान ये बोल क्यों रहा है। तो उस लड़की ने विवान से इसका कारण पूछा। तो उसने कहा, दरअसल यहाँ आने से पहले मेरे कई दोस्त थे और मैं काफ़ी घूमने फिरने वाला लड़का था, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ तब से ही सारे दोस्तों से बात होनी भी बंद हो गई है, कहीं जा भी नहीं पाता हूँ, काफ़ी अकेला सा हो गया हूँ। तो आप अगर इन 9 दिनों में रोज़ थोड़े वक्त के लिए मुझसे मिलने और बात करने आ जाया करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो लड़की विवान की बात पे हंसी और बोली, ठीक है, अगर मेरे आने से आपको खुशी मिलेगी तो मैं कुछ वक्त के लिए आपके पास आ जाया करूँगी। वो मुस्कुरा रही थी और फिर वहाँ से जाने लगी। जब एक बार फिर से विवान ने उसको रोका, वो मुड़ी तो विवान ने उससे पूछा कि आपने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। तो वो बोली, पलक नाम है मेरा। और उसके बाद विवान ने उससे पूछा कि आपने ये तो बताया नहीं कि आप किस वक्त मुझसे मिलने आओगी। तो पलक बोली कि वो जब आएगी तब उसको मालूम चल जाएगा। और फिर वो चली गई। विवान भी वापस लौट गया, लेकिन उस दिन की शाम तक वो बहुत बेचैन रहा और बस पलक का इंतज़ार करता रहा। वो दिन उसका बेचैनी और पलक का इंतज़ार में निकला, लेकिन पलक उससे मिलने नहीं आई और वो इंतज़ार करते करते सो गया। अगले दिन की सुबह वो हड़बड़ाहट में उठा और उठते ही गया अपनी खिड़की के पास, ये देखने को कि क्या पलक आई थी, लेकिन वो नहीं आई। वो सोचा कि ज़रूर पलक दोपहर तक आएगी, तो दिमाग पर जोर न डालते हुए वो अपने कामों में लग गया और साथ ही पलक का इंतज़ार भी कर रहा था। लेकिन शाम हो गई पर पलक का कुछ पता नहीं था। जब उसको लगा कि शायद पलक आज भी नहीं आएगी, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वो सोने को लेट जाता है। वो लेटा तो था सोने को, लेकिन उसको बाहर अपने कमरे से किसी चीज़ की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो तुरंत आवाज़ सुनते ही चौंकता हुआ उठता है और अपने बिस्तर से और उस कमरे से भागता हुआ जाता है, इस उम्मीद में कि पलक आई होगी। लेकिन दूसरे कमरे में जब वो देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। लेकिन तभी विवान की नज़र ऊपर सीलिंग पर जाती है तो वो देखता है कि पंखा चल रहा होता है। अब विवान को अच्छे से याद था कि सोने से पहले ना वो यहाँ आया था और ना ही उसने कोई पंखा चलाया था। अब क्योंकि वैसे भी उसके दिमाग में पलक का ख्याल ही था, तो उसने सोचा कि ज़रूर ये पलक ही है और शायद उसको डराने के लिए वो ऐसे कर रही है। तो उसने पलक को 3-4 बार आवाज़ देके सामने आने को भी बोला, लेकिन ना पलक वहाँ आई और ना उसकी आवाज़ विवान ने सुनी। तो जब उसको विश्वास हुआ कि अभी पलक नहीं आई थी तो वो वापस अपने कमरे में आया, लेकिन उसका मन नहीं माना और इसलिए उसने एक बार
घर के हर कोने हर जगह को देखा, लेकिन पलक उसको कहीं नहीं मिली। वो चुपचाप अपने कमरे में आया और सोने को लेट गया कि तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरा भी हो गया था और गर्मी भी हो रही थी। तो विवान ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी ताकि बाहर से हवा आ सके। विवान खिड़की की तरफ ही मुंह करके लेटा हुआ था, लेकिन कुछ वक्त से उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे वो इस कमरे में अकेला नहीं था। और किसी चीज़ को सोचते सोचते जब उसने करवट ली तो वो एक चीज़ देखकर घबरा गया। उसने देखा कि उसके कमरे के गेट पर कोई दो लोग खड़े थे। हालांकि लाइट ना आने की वजह से हर जगह अंधेरा था और कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा था वो। और इससे पहले कि वो उठ के उनके पास जाता, वो लोग पल भर में ही हवाओं में कहीं गायब हो गए। पर इस एक घटना ने विवान को अंदर तक सहमा दिया था। और सिर्फ विवान ही क्यों, उसकी जगह शायद कोई भी होता तो डर जाता जब घर में चारों तरफ अंधेरा हो और ऐसा दृश्य अचानक से आंखों के सामने आ जाए। खैर, थोड़ी देर बाद जब लाइट आई तो उसने मेन गेट का लॉक चेक किया और जब सब कुछ ठीक था तो वो लेट गया। और इस बार उसको कुछ ही पलों में नींद भी आ गई। वो रात गुजरी तो अगले दिन भी विवान उसके इंतज़ार में रहा, लेकिन सुबह से दोपहर बीत गई लेकिन पलक नहीं आई। शाम करीब 6 बजे तक विवान ने आज पलक का इंतज़ार किया और फिर ठीक 6:15 पर उसने अपने घर पे ताला लगाया और वो कुछ देर को बाहर टहलने निकल गया। विवान के घर के पास ही उसकी एक मनपसंद जगह थी जहाँ वो अक्सर जाके बैठता था और कुछ टाइम बिताता था। और आज भी वो वहीं जाके बैठ गया। जब बैठे बैठे ही वो अपने ख्यालों में खोया था, तब उसको अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल में आ बैठा था। उसने हल्के से बाएं तरफ चेहरा घुमा के देखा तो पाया पलक थी। अचानक से ऐसे पलक को अपने बगल में देख के वो चौंक गया था, क्योंकि इस वक्त वो पलक को शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसको अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था और वो खुश भी बहुत था। पलक उसको देख के मुस्कुरा रही थी और कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी बोले उससे पहले ही विवान गुस्से में उठा और उसने पलक से एक के बाद एक सवाल किए। उसने उससे कहा कि आपने कहा यहाँ से चले जाओ, ये जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है। मैंने आपकी सारी बात मान ली, लेकिन आपको मैंने मिलने के लिए बुलाया तो आपने मेरी एक बात ना मानी। तो विवान के इन सब सवालों को सुनने के बाद पलक ने बस विवान से एक ऐसी बात पूछ ली कि जिसका विवान के पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल उसने विवान से पूछ लिया कि आखिर वो क्यों उससे मिलने के लिए इतना बेचैन था और इतनी बेसब्री से उसका इंतज़ार क्यों कर रहा था। विवान के पास पलक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच तो ये था कि उसको खुद भी नहीं पता था कि आखिर वो उससे मिलने को इतना बेचैन क्यों था। खैर, उसको पलक को जवाब देना था तो उसने कुछ ना कुछ कह के बात घुमा दी। खैर, इसी बीच उन दोनों ने काफ़ी बात करी, करीब कुछ 1-1.5 घंटे तक। और उसके बाद पलक ने विवान से कहा अब मुझे जाना होगा। तो विवान ने कहा कि आप जाइए मत, क्योंकि आप चली जाएंगी तो फिर 3-4 दिन बाद ही आएंगी। तो विवान को तसल्ली देते हुए वो बोली, अरे आप फिक्र मत करिए, आप जब तक यहाँ हैं मैं तब तक रोज़ आपसे मिलने आया करूँगी। विवान को ये सुन खुशी तो हुई, लेकिन उसने पलक को थोड़ी देर और रुकने को बोला। तो पलक बोली, मेरा ज़्यादा देर रुकना आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो विवान ने पलक से पूछा कि इस बात का क्या मतलब है। तो उसने विवान से कहा कि वो सही वक्त आने पर उसको बताएगी। खैर, इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगी, जब विवान ने एक बार फिर से उसको रोका और उससे पूछा कि वैसे कल रात आप मुझे डराना चाहती थी ना। तो पलक को कुछ समझ नहीं आया कि विवान बात क्या कर रहा था। तो उसने उससे दोबारा पूरी बात पूछी। तो विवान ने उससे कहा कि कल रात उसको पहले तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पलक उसके आसपास थी, बस वो उसके सामने नहीं आ रही थी। और कुछ वक्त बाद उसको कोई दिखाई भी दिया था। पलक ने उसको समझाया कि वो मैं नहीं थी, और फिर पलक उस पर गुस्सा भी हुई इस बात को लेके कि वो कल उसके पास
नहीं आई थी। और फिर पलक ने साफ साफ विवान को एक बात बोल दिया कि जब भी उसको पलक की आहट लगे या कोई आवाज़ सुनाई दे लेकिन पलक दिखाई ना दे, तो उसको उन आवाज़ों के पीछे जाने की या पलक का नाम पुकारने की या उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के बाद पलक ने उससे बोला, याद रखिए, मैं जब भी आऊँगी तो आप अपनी आंखों से अपने सामने मुझे देख सकोगे। और इतना बता के वो चली गई। खैर, इसके बाद से वो विवान से मिलने शाम के वक्त रोज़ आती। विवान के घर के पास ही विवान की एक मनपसंद जगह थी जहाँ वो रोज़ विवान से मिलती। विवान को पलक से मिलकर उससे बातें करना, उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे आलम ये हो गया कि पलक एक अनजान लड़की से विवान की ज़िंदगी की एक ज़रूरी लड़की बन गई। वो हर रोज़ पलक से मिलने को बेचैन रहता और जब हर दिन की शाम को वो पलक से मिलता तो वो वक्त उसके लिए सबसे हसीन पल होता। पलक को भी उससे बात करके बहुत अच्छा लगता था। ये चौंकाने वाली बात थी कि यानी कि पलक, जिसकी मौत आज से कई साल पहले हो चुकी थी, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह विवान को दिखाई देती और उससे बातें करती और वो दोनों एक दूसरे की बात सुन समझ पाते। लेकिन बड़ा अजीब रिश्ता था ये दोनों का और शायद कोई भी उनके इस रिश्ते पर विश्वास ना कर पाता, लेकिन ये सच था। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन की बात है, विवान बिल्कुल सटीक टाइम यानी शाम 7 बजे पहुंचा उसी जगह जहां अक्सर पलक उससे मिलने आती। लेकिन इस दिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा पलक वहां नहीं थी। विवान को लगा कि उसको कुछ देर इंतज़ार कर लेना चाहिए, तो वो उसका इंतज़ार करने लगा और ठीक आधे घंटे बाद पलक आई। लेकिन आज वो कुछ नाराज़ सी लग रही थी और ये बात विवान उसको देखते ही भांप गया था। तो जैसे ही वो आई तो विवान ने पहले तो इधर उधर की बात कर उसको हंसाना चाहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो विवान ने उससे ये सवाल किया कि आज उसको आने में इतनी देर कैसे हो गई। तो तब पलक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वो विवान से बोली। उसने विवान से कहा, ये सब बेकार की बात छोड़िए और मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। विवान को लगा कि ऐसी क्या बात है, तो उसने पलक से कहा, हाँ हाँ पूछिए। तो पलक बोली, आपको अगर याद हो तो आपने मुझसे एक वादा किया था। विवान जानता था कि पलक किस वादे के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो जानकर अनजान बनते हुए पलक से बोलता है, किस वादे के बारे में बात कर रही हैं आप? तो अब पलक उसको याद दिलाती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप 9 दिन पूरे होते ही यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन पूरा 1 महीना होने को है और 9 दिन न जाने कब के निकल गए। तो विवान उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी यहाँ से चला जाएगा, लेकिन पलक उसकी एक मानने को तैयार नहीं थी। वो तो बस ये चाहती थी कि विवान आज या कल में ही यहाँ से चला जाए और बस बार बार वो विवान से यही बोल रही थी कि उसको विवान एक बार साफ साफ बता दे कि वो यहाँ से जाएगा या नहीं। विवान किसी तरह उसको शांत कराने की, समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पलक एक ही बात पर अड़ी रहती। वो बार बार उससे यही बोलती है कि आपको मैंने कितना समझाया, आपसे किए वादे को भी निभाया। आपने कहा आपको थोड़े दिन और रुकना है, मैंने मंजूर कर लिया। आपके लिए मैं आपसे मिलने भी आती रही, लेकिन जब बारी आपकी आई अपना वादा निभाने की तो आप पीछे हट रहे हैं। वो उससे पूछती रही कि आखिर वो क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से, लेकिन विवान ने उसको कुछ साफ साफ नहीं बताया। तो पलक से और रहा नहीं गया और वो विवान से बोली, ठीक है, आप अपना वादा तोड़ सकते हैं तो मैं भी तोड़ सकती हूँ। याद रखिएगा, अब से मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगी। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। जब पीछे से विवान उसको कुछ दूर जाता हुआ पहले तो देखता रहता है और फिर चिल्लाता हुआ बोलता है, ठीक है, तुम सच जानना चाहती हो ना, मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा। पलक वापस आती है तो वो उसको बताता है कि प्यार करने लगा हूँ तुमसे, तुम्हारे बिन 1 मिनट भी सुकून नहीं मिलता। जब तक तुमसे एक बार मिल नहीं लेता हूँ तब तक चैन नहीं पड़ता है, और तुम कह रही हो कि चला जाऊँ यहाँ से। तो जब तक विवान बोलता रहा पलक चुपचाप उसको सुनती रही, और जैसे ही वो चुप हुआ तो पलक ने उससे बोला, मुझे पता है। तो विवान ने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता? तो पलक बोली, आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप मुझसे प्यार करने लगे, चाहने लगे हैं मुझे? और फिर इसके आगे वो बोलती है कि
मैं काफ़ी पहले ही ये बात जान गई थी कि आप मुझे पसंद करने लगे हो, चाहने लगे हो, और मुझे इसी चीज़ के होने से डर था। तो विवान ने उससे पूछा कि कैसा डर, और तुम्हें क्यों, किस चीज़ का डर था? तो सब बात को काटते हुए पलक ने उससे बोला, आपको याद है मैं अक्सर जब आपके पास से जाने लगती थी और आप मुझे रोकते थे तो मैं आपसे बोलती थी कि मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मेरा ज़्यादा देर रुकना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मुझे डर था और ये पता था कि अगर मैं ज़्यादा देर आपके पास रुकी तो आपको मुझसे लगाव हो जाएगा, और वही हुआ। और फिर आपको इस घर से और मुझसे दूर जाने में तकलीफ़ होगी। तो विवान उसको बोलता है, पलक समझो, प्यार हो गया तुमसे, और तुमसे दूर मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन पलक उसको बड़े प्यार से और साफ शब्दों में समझाती है कि वो उसके प्यार की कदर करती है और उसे भी उससे मिलना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो पलक को भूल के यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता और इसमें विवान को सिर्फ दर्द ही मिलेगा, दुखी होगा और सिर्फ अकेलापन वो महसूस करेगा। और ऊपर से अगर वो यहाँ इस घर से नहीं जाता है तो पलक के घर वालों से भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। पलक बोली वो नहीं चाहती कि एक इतना अच्छा लड़का किसी ऐसी लड़की से प्यार करे जो इस दुनिया में हो के भी नहीं है, और उसके खातिर शादी ना करे और अपना जीवन बर्बाद कर ले। तो इसलिए वो उसको भूल के यहाँ से चला जाए और जीवन में आगे बढ़े। तो विवान के सब्र का बांध टूटा और उसने पलक को गुस्से में बोला, तुम्हारे लिए कितना आसान है ना सब। ये समझ लो पलक कि अगर यहाँ से दूर या तुमसे दूर नहीं गया, अगर तब मेरी मौत है, तो ये भी जान लो कि तुमसे दूर चले जाने के बाद भी मैं मर जाऊँगा। मेरा मरना तो तय है, और जब इन दोनों ही कंडीशन में मेरा मरना तय है तो मैं क्यों जाऊँ दूर तुमसे। क्योंकि तुम्हारे साथ रह के, यहाँ रह के अगर मौत आई तो कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि चलो मौत के वक्त भी तुम आंखों के सामने थी। और मैं अब एक आखिरी बात बोल देता हूँ कि भले ही मैं ज़िंदगी भर अकेला रहूँ, लेकिन मैं किसी से ना शादी करूँगा और ना ही तुमसे दूर जाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पलक से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में ही विवान से बोली, ठीक है जो मर्जी में आए करो, लेकिन बस इतना याद रखना कि मैं अब कभी तुमसे मिलने नहीं आऊँगी, कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, और अब से अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं होंगी। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। विवान का बहुत मन कर रहा था कि वो उसको पीछे से आवाज़ दे या उसको रोके, लेकिन उस एक पल न जाने उसको क्या हो गया था कि वो एक ही जगह पर खड़ा पलक को वहाँ से जाता देखता रहा। पलक चली गई तो विवान भी घर लौट गया। जाहिर है जो कुछ भी हुआ था उससे विवान बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन अपने आप को दो बातों से तसल्ली दे रहा था वो। एक तो ये कि कम से कम उसने किसी भी परिस्थिति में पलक को अपने दिल की बात तो बता दी थी, और दूसरी ये कि पलक की अक्सर एक आदत थी कि वो थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाती थी, लेकिन उसका गुस्सा शांत भी उतना जल्दी ही हो जाता था। तो वो इसी उम्मीद में था कि जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वो उससे मिलने आ जाएगी। खैर उसने उस दिन की शाम बेमन से थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और उसके बाद खाना खा के सोने चला गया। उस रात बड़ी मुश्किलों से उसको नींद आई थी, लेकिन किसी तरह वो सो गया। अगले दिन की सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली तो बड़ी तेज़ी से वो उठा और पहले तो अपने इधर उधर देखने लगा। उसके बाद बड़ी तेज़ी से वो बेड से उतरा और जाके सीधे अपनी खिड़की के बाहर देखने लगा। विवान शायद पलक को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी बाहर देखते ही देखते उसको अचानक कल हुई उसकी और पलक की लड़ाई के बारे में याद आया। अचानक वो मायूस सा होकर वापस से आकर बेड पर बैठा और कुछ सोचने लगा। खैर फिर कुछ देर बाद वो उठा और अपने कामों में लग गया। वो बस एक उम्मीद अपने दिल में लेके वक्त बिता रहा था कि आज नहीं तो कल पलक उससे मिलने आएगी। खैर सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पलक नहीं आई। ऐसा नहीं था कि विवान अपना सारा काम सब कुछ छोड़कर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपने सारे काम, पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग पलक के बारे में लगातार सोच रहा था। और शायद यही वजह थी कि जैसे ही शाम के 7 बजे तो उसका मन माना नहीं और वो अपने घर को लॉक करके उसी जगह पहुंच गया
जहाँ अक्सर उसको पलक मिलती थी। वहाँ पहुँचकर उसने 1 घंटा उसका इंतज़ार किया, लेकिन पलक नहीं आई। तो विवान वापस लौट आया। वापस आके उसने खाना खाया और फिर वो दोबारा पढ़ने बैठ गया। करीब 2 घंटे तक वो लगातार पढ़ता रहा और अपनी पढ़ाई की टेबल पर ही उसकी आंख भी लग गई। उस हल्की सी नींद में विवान को ऐसा लगा जैसे पलक ने उसका नाम पुकारा हो। ऐसा होते ही वो तुरंत चौकन्ना होकर बैठ गया। उसको मालूम था कि ये उसका वहम नहीं था, लेकिन वो अपनी जगह से उठा नहीं, क्योंकि उसको पलक की कही वो बात भी याद थी कि अगर उसको पलक की आवाज़ सुनाई दे लेकिन पलक दिखाई ना दे तो उसको बिल्कुल भी उस आवाज़ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा कि जब कुछ मिनटों के अंतराल में उसको पलक की आवाज़ में अपना नाम सुनाई दिया। विवान को अब तो पक्का होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और ये जो भी हो लेकिन पलक नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी वो धीरे से उठा और अपनी खिड़की के पास जाके उसने हल्का सा बाहर झांका। जहाँ से आवाज़ आई थी तो बाहर एकदम सन्नाटा था। विवान ने इसके बाद खिड़की बंद करी और वो अपनी पढ़ाई रोक कर सोने चला गया। उस रात उसके साथ और कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में ही विवान के साथ इस घर में लगातार कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके होने पर उसको विश्वास हो गया कि पलक ने उसको इस घर के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सच था। यानी वो इस घर में अकेला नहीं था और सेफ भी नहीं था। अक्सर विवान को रात को अजीब अजीब सपने आते और बहुत साफ तौर पर उसको कई बार अपने इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता। लेकिन ये सब चीज़ें ना तो उसको डरा सकती थी और ना ही इस घर से जाने को मजबूर कर सकती थी, क्योंकि उसको शायद पता था कि इन चीज़ों से निपटना कैसे है। और फिर वो अनजाने में ही इतना प्यार कर बैठा था पलक से कि कोई भी डर अब उसके लिए पलक से ज़्यादा मायने नहीं रखता था। खैर धीरे धीरे पूरे 10 दिन हो गए, पर पलक उससे मिलने नहीं आई। हर दिन की शाम विवान थोड़ी देर के लिए उस जगह जाकर कुछ देर के लिए पलक का इंतज़ार करता और फिर मायूस होकर घर लौट आता। धीरे धीरे विवान और ज़्यादा बेचैन और परेशान होने लगा। हालांकि वो जी रहा था और अपने सारे काम भी कर रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ वो हर पल बेचैन भी रहता। हर समय उसको पलक का इंतज़ार और पलक की याद सताती। उसका एक एक दिन कैसे बीत रहा था ये बात सिर्फ वो जानता था। खैर फिर एक रोज़ की बात है। विवान को एक बहुत ज़रूरी काम था जिसके लिए उसको शहर से बाहर जाना था। तो वो सुबह 7:30 बजे ही घर से बाहर निकल गया और करीब शाम 7:30 बजे तक घर लौटा। विवान बहुत ज़्यादा थक गया था और इसीलिए वो बाहर से ही अपना खाना पैक करा लाया था। उसने खाना खाया और बहुत ज़्यादा थका होने की वजह से वो सो गया। आधी रात करीब 1 बजे विवान का फ़ोन बजा, लेकिन उसने नहीं उठाया। कुछ देर बाद फिर से उसका फ़ोन बजा, लेकिन उसने तब भी नहीं उठाया। तीसरी बार वो फ़ोन की बेल से जब थोड़ा परेशान हुआ तो उसने उठा ही लिया। फ़ोन उठाया तो पता चला फ़ोन विवान के बड़े भाई का था। विवान ने तुरंत पूछा, भैया इतनी रात गए क्यों कॉल किया आपने? तो उसका भाई बोला, इतनी देर से तुझे कॉल कर रहा हूँ, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? तो विवान ने कहा, अरे भैया मैं थक के सो गया था, लेकिन इतनी रात गए आपने फ़ोन क्यों किया? तो उसके भाई ने कहा कि वो उसके घर के मेन गेट पर खड़ा है, वो उससे मिलने आया है, तो वो जल्दी से आए और गेट खोले। तो उसने अपने भाई से कहा कि वो बस खोलता है गेट आके। इसके बाद वो उठा और गेट खोलने को जाने ही लगा, लेकिन कुछ बातें उसको मनी मन परेशान कर रही थी, जिसको वो सीढ़ियाँ उतरते उतरते बड़ी गंभीरता से सोच रहा था। मेन गेट उसके ठीक सामने था और वो उसको खोलने जा ही रहा था जब न जाने उसके दिमाग में क्या आया, जो वो भागता हुआ दोबारा अपने कमरे में गया और पक्का करने को उसने अपने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। ये देख उसका कलेजा ठंडा तो हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा झटका उसको तब लगा जब उसने अपना फ़ोन चेक किया। फ़ोन में आखिरी रिसीव कॉल उसकी मम्मी की थी, जिनसे विवान ने दोपहर में बात करी थी, और उसके बाद किसी की भी कॉल
विवान के फ़ोन पर नहीं थी। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि ये था क्या, क्योंकि उसने अभी इसी फ़ोन से अपने भाई से बात करी थी और विवान को 100% भरोसा था कि उसने पूरे होश में अभी बात करी थी। अब ये सब घटना किस चीज़ की ओर इशारा कर रही थी, विवान अच्छे से जानता था। उसके दिमाग में पलक की कही वो बात घूम रही थी कि याद रखिएगा, आप यहाँ सेफ नहीं हैं और ना ही अकेले हैं। खैर सच तो ये था कि विवान के भाई का इस वक्त यहाँ आना संभव नहीं था, क्योंकि जब विवान अपने घर से इस जगह पढ़ने आया था तो उसके घर में ये बात सबको पता थी, लेकिन इस जगह का एग्जैक्ट एड्रेस किसी के पास नहीं था और अभी तक उसके घर से कोई भी यहाँ नहीं आया था। तो एक बात तो साफ थी कि यहाँ इस जगह विवान के पास आने के लिए उसके भाई को उससे फ़ोन कर एड्रेस पूछने की ज़रूरत पड़ती। और विवान को अच्छे से याद था कि उसके भाई ने अभी तक एक बार भी, या उसके घर के किसी ने भी एक बार भी उससे फ़ोन कर यहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पूछा था। और सबसे बड़ी बात, विवान के भाई की विवान की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। न जाने कितनों महीनों से तो उन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं करी थी। और यही सब विवान सोच रहा था कि ऐसे में उसका भाई उससे मिलने आएगा या फ़ोन करेगा, लेकिन तब भी तसल्ली के लिए उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन कर पूछ ही लिया कि क्या उसने विवान को फ़ोन किया था। तो उसके भाई ने उसको डांट के बोला कि रात के 1 बज रहे हैं और वो क्या पागल जैसी बातें कर रहा है, और इतना बोल के उसके भाई ने फ़ोन कट कर दिया। खैर कुछ वक्त तक वो जागता रहा और फिर सो गया। पलक के बिन विवान के दिन ऐसे ही कट रहे थे। वो रोज़ एक बार शाम को उस जगह जाता पलक से मिलने की उम्मीद में, लेकिन पलक नहीं मिलती। ऐसे ही एक रोज़ जब विवान को थोड़ा बुखार था तो वो उस दिन भी शाम ठीक 7:20 पर उस जगह गया, लेकिन पलक नहीं थी। आज जब वो घर लौटा तो उससे रहा नहीं गया और वो रो ही पड़ा। पलक को याद करते करते कुछ देर तक वो लगातार रोता रहा और खुद से ही बात करते करते बोलने लगा, कहाँ हो तुम पलक, प्लीज़ आ जाओ। खैर कुछ देर तक रोते रोते जब उसका दिल हल्का हुआ तो उसने खाना खाया और वो दवा खा के सो गया। लेकिन विवान सो नहीं पा रहा था, उसका दम घुट रहा था और वो बहुत बेचैन हो रहा था, बार बार करवटें बदल रहा था। एक अजीब सा दबाव वो अपने शरीर पर महसूस कर पा रहा था। लेकिन तभी जब उन सारी परेशानियों के चलते उसकी नींद हल्की हुई तो उसको कुछ सुनाई दिया। वो उठ के बैठा तो उसकी नज़र अपने कमरे के गेट पर गई तो वहाँ पलक खड़ी थी, जो हवाओं में ही किसी से कुछ बोल रही थी और गुस्से में ही उसके शब्द थे, खबरदार अगर आपने दोबारा विवान को मारने या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, और याद रखिए प्यार करती हूँ मैं उससे, इसलिए खबरदार अगर आपने आज के बाद उसको नुकसान पहुंचाने का सोचा। इसके बाद वो शांत हो गई। शायद जिस किसी से वो बात कर रही थी वो वहाँ से जा चुका था। इसके बाद धीरे से उसने विवान की तरफ देखा तो विवान उसको देखकर खुश तो बहुत था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक गुस्सा था। कुछ सवाल थे जो वो पलक से करना चाहता था और इसीलिए वो अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पलक के नज़दीक जाके खड़ा हो गया और पलक को देखे जा रहा था। पलक के चेहरे से साफ लग रहा था जैसे उसको अपनी गलतियों का एहसास था और वो भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी विवान से, लेकिन वो कुछ भी बोले उससे पहले ही विवान ने उससे कहा, क्यों आई हो यहाँ? इतने में तो तुम्हारा दिल भरा नहीं होगा मुझे परेशान देख के, थोड़ा और परेशान कर लेती, क्योंकि मेरी तो किसी बात को यकीन तुम करोगी नहीं, न तुम करना चाहती हो। तुम्हें क्या पता कितना परेशान, कितना अकेला हो गया था तुम्हारे बगैर। एक एक दिन, एक एक पल कैसे कट रहा था मेरा, तुम्हें क्या पता कि हर एक दिन तुम्हारे कितने इंतज़ार में मैंने अपने वक्त को ज़ाया किया। पलक के भी आंसू निकल आए और वो बोली, शांत हो जाओ विवान, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ, कुछ नहीं छुपा मुझसे। मुझे नहीं एहसास था कि तुम मुझको इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो। मुझे तो लगा था कि अगर तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम इस घर को छोड़ दोगे और मुझे भूल जाओगे,
लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि कितना चाहते हो मुझे तुम, और मुझे माफ़ कर दो। मैं शायद तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई थी और इसलिए तुमसे दूर चली गई थी और तुम्हें तकलीफ़ दी। लेकिन अब मैं ये भूल दोबारा नहीं करूँगी, तुम्हें कभी अकेला करके नहीं जाऊँगी। इसके बाद विवान ने उसको गले से लगा लिया और उस एक दिन के बाद विवान और पलक का ये रिश्ता और गहरा हो गया और वो दोनों एक दूसरे के लिए बेहद ज़रूरी हो गए। वो दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। पलक रोज़ उससे मिलती और वो लोग शाम के वक्त उसी जगह वक्त बिताते और बातें भी करते। ऐसे ही एक रोज़ की बात है जब शाम के वक्त विवान पलक के साथ बैठा बातें कर रहा था, जब पलक ने एक बार फिर से विवान से उसके फ्यूचर और उसकी शादी को लेकर उससे बात करी। लेकिन इस बार उसने बड़े आराम से विवान से इस बारे में सवाल किए, तो विवान ने भी इस बार इन सब बातों को बड़े आराम से सुना और उसका जवाब दिया। पलक का कहना था कि विवान के प्यार को वो बेहद अच्छे से समझती है और उसको खुशी भी होती है कि मौत के बाद भी कोई उसको इतना प्यार करता है। लेकिन इसी के साथ साथ वो विवान से बोली कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उसके लिए विवान शादी नहीं करेगा, फैमिली नहीं बसाएगा, क्योंकि उसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी है, पूरा भविष्य है उसका। और एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में है ही नहीं, उससे प्यार के खातिर वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि शादी ना करना ये फैसला सिर्फ उसके बारे में नहीं है, उसकी फैमिली को भी उसके इस फैसले से उम्मीदें होंगी, तो वो शादी ज़रूर करे। तो उसकी सारी बात सुन के विवान ने इसका जवाब दिया और कहा, पलक, तुम्हारी सारी बातें जायज़ हैं, मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ही बताओ, जब प्यार मैं तुमसे करता हूँ, मेरे दिल की गहराइयों में तुम हो, हर वक्त मुझे तुम्हारा होके रहना है, तो ऐसे में तुम्हें लगता है कि कोई और लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी और मैं उसको प्यार दे पाऊँगा? परिवार आगे बढ़ाना, हर बात तुम्हारी सही है, लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार तुम हो और मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तो पलक विवान से बोली, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी शादी होने के बाद मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी होने के बाद भी हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। अब ठीक है। जब उसने ये बात बोली तब विवान थोड़ा राजी तो हुआ, लेकिन वो अभी भी माना नहीं। तो फिर पलक ने उसको कसम दी कि अगर वो उसको प्यार करता है तो शादी ज़रूर करेगा। विवान दोबारा उसको खोना नहीं चाहता था, तो उसने पलक की बात मान ली। पलक के मन से ये परेशानी ख़त्म हो गई थी जो उसको विवान को लेके काफ़ी वक्त से थी। खैर, वो लोग जब भी मिलते तो बातों बातों में ही विवान अक्सर पलक से पूछता कि क्या हम दोनों कभी हमेशा के लिए एक हो सकेंगे। तो पलक बोलती कि इस जन्म में तो मुश्किल है, पर क्या पता अगले किसी जन्म में हो जाए। तो उसकी इस बात पर विवान उसको बोलता कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो इसी जन्म में हमेशा के लिए पलक का हो सकता है। पलक उससे तरीका पूछती तो वो बोलता, अपनी जान देके। ये सुन पलक बहुत गुस्सा हो जाती और विवान से बोलती कि ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत कभी, और आइंदा ऐसा बोला तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर विवान उसको मनाता। खैर, विवान की किस्मत को शायद पलक और विवान का मिलना पसंद या मंजूर नहीं था, क्योंकि जब वो दोनों साथ में इतने खुश थे कि तभी एक दिक्कत फिर होती है। दरअसल जब से विवान अपने घर से यहाँ रहने आया था, तब से ही वो अपनी मम्मी से और अपने घर वालों से बहुत कम बात करता था, और उसका ये बदलाव उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल रहा था और उस बारे में खुल के विवान से बात करना चाहती थी। हालांकि उन्होंने पहले भी कई बार विवान को फ़ोन कर इस बारे में बात करनी चाही, क्योंकि विवान किसी न किसी बहाने से फ़ोन कट कर देता था। तो एक शाम जब विवान पलक के साथ बैठा बातचीत कर ही रहा था, जब उसकी मम्मी का फ़ोन उसके पास आता है। आज उन्होंने विवान के पास इस इरादे से फ़ोन किया था कि वो आज इस बारे में उससे बात करके रहेंगी। विवान 2-3 बार उनका फ़ोन कट कर चुका था, लेकिन तीसरी बार या चौथी बार वो फ़ोन उठा ही लेता है और बेमन से जवाब देता है। विवान की मम्मी इस बात को भांप लेती है और समझ जाती है कि आज भी शायद उसका बात करने का मन नहीं है, लेकिन उनको तो बात करनी ही थी। तो वो बोलती है,
उसे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो विवान ये बोलकर टाल देता है कि अभी वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको बोलती है कि छोड़ दे पढ़ाई थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़रूरी बात है। तो वो बोलता है कि अभी उसका मन नहीं है, और तभी इसी बात पर उसकी मम्मी से उसकी बहस हो जाती है और विवान फ़ोन काट देता है, लेकिन फ़ोन कटता नहीं है। और उधर से विवान की मम्मी विवान की बोली सारी बातें सुन लेती हैं जो वो पलक से बोल रहा था, और अब उनको शक होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई लड़की भी है। विवान की माँ को शक तो था ही, और अब पक्का हो गया था कि क्यों वो उनसे बात करने से बचता था और उसके बदलाव का कारण क्या था। और अब इस बात को पूरा लगाने के लिए वो अपने बड़े बेटे को विवान के पास भेजती है। तो करीब 2 दिन बाद की बात है, सुबह 10:30 बजे थे जब उसका बड़ा भाई उसके घर आया। विवान को बहुत अजीब लगा, क्योंकि विवान के बड़े भाई से विवान की बिल्कुल नहीं बनती थी और वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक जब से विवान यहाँ आया था तब से ही एक बार भी उसने अपने बड़े भाई से फ़ोन पर के बातें भी नहीं करी थी, उसके हाल चाल नहीं लिए थे, और ना उसके बड़े भाई ने उसके हाल चाल लिए थे। खैर वो अंदर आया, बैठा, तो विवान ने उसके आने की वजह पूछी, लेकिन उसके बड़े भाई ने उसको कुछ साफ नहीं बताया। लेकिन इतना तो वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन सच बात अभी वो जान नहीं पाया था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसको कुछ साफ नहीं बताया। पलक वहीं पास ही में खड़ी थी और वो इशारे से विवान से पूछ रही थी कि कौन है ये। तो विवान ने उसको ठहरने का इशारा कर दिया। विवान के भाई ने उससे थोड़ी बहुत बात करी, उसके बाद वो बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही पलक ने विवान से पूछा कि कौन है ये, तो उसने पलक को बताया कि ये उसके बड़े भाई हैं। वैसे मेरी इनसे ज़्यादा बनती नहीं और मैं इनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता, और यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये यहाँ आए तो आए क्यों हैं। पलक जाने लगी ये बोलकर कि वो शाम को उससे मिलने आएगी और अभी चलती है। तो विवान पलक से उसके जाने की वजह पूछता है, तो पलक उसको बोलती है कि अपने भाई के सामने तो वो उससे बात नहीं करेगा ना, और ना ही उसको ऐसा करना होगा, ऐसा करना ठीक भी नहीं है। तो विवान भी उसके सामने अपने मन की बात रखता है और बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और मैं जानता हूँ कि ये बिना किसी वजह के यहाँ नहीं आए, किसी मकसद से आए कुछ जानने के लिए, और मेरे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, और मैं जान के रहूँगा। तो पलक उसको समझाती है कि ऐसा ना सोचे, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुमसे मिलने आए हैं, ध्यान रखो उनका, मैं शाम को आऊँगी। और इसके बाद वो चली गई। विवान के दिमाग में शक था, उसको पता लगाना था कि उसका भाई जो कभी उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था, वो यहाँ आया है तो क्यों। खैर उसने सोचा कि वो अपने भाई से पूछ ले कि किस काम से वो आया है वो, लेकिन पता नहीं क्यों पर उसको अभी ये बात उससे पूछना ठीक नहीं लगा। हालांकि उसको अपने भाई के आने से कोई परेशानी नहीं थी, वो तो परेशानी सिर्फ इस बात से था कि उसके भाई के आने से वो पलक से नहीं मिल पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, उसके साथ वक्त नहीं बिता पाएगा। खैर उस दिन की शाम को घर में अपने भाई को रोककर विवान बाहर पलक से उसी जगह मिलने चला गया। तो पलक भी उसी जगह आई उसको मिलने और उससे पूछने लगी कि उसको तो अभी अपने भाई के साथ होना चाहिए था इस वक्त, फिर वो इधर कैसे और क्यों। विवान एक ही बात बोलता है कि पलक के बगैर वो रह ही नहीं पाता है अब। तो पलक उसको समझाती है कि तुम्हारा भाई सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही तो आया है, जब तक वो है उनके साथ रह लो, वक्त बिता लो, और मुझको लेके फिक्र मत करो, क्योंकि मैं थोड़ी कहीं जा रही हूँ। तो विवान उसकी बात मान लेता है, लेकिन इसी के साथ वो पलक से एक रिक्वेस्ट भी करता है। वो बोलता है कि वो बस शाम को और रात में एक बार उससे मिलने रोज़ आएगी, वो भैया की चिंता ना करे क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पलक उसकी बात मान जाती है और वो आती है रात को उससे मिलने। सब कुछ ठीक रहता है और विवान का भाई दूसरे कमरे में सो रहा होता है। पलक कुछ वक्त विवान से बातें कर चली जाती है। अगले दिन एक चीज़ होती है, जब वो सुबह उठता है और बाहर चाय बना के अपने भाई के साथ पीता है, तो जब वो अपने भाई को चाय देता है तो उसका भाई डायरेक्टली विवान से सवाल करता है कि क्या उसके पास अभी भी उसके दोस्तों का फ़ोन आता है। तो विवान बोलता है कि नहीं, लेकिन विवान को समझ नहीं आया
कि उसके भाई ने ये सवाल किया क्यों। तो वो उससे पूछता है, तो वो उसका बड़ा भाई बोलता है कि नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। हालांकि विवान को एकदम तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ समझ आ रहा था। वो ये कि शायद उसका भाई उस पर नज़र रख रहा था। वो समझ गया था कि उसको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और एक रात की बात है। विवान ने अपने भाई को सुला दिया और वो पलक से बात कर रहा था। विवान पलक से अपने कमरे में ही बात कर रहा था जब पलक ने 2-3 बार उससे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई है। तो लापरवाह सा होकर विवान उसकी बात काट देता है और वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर बाद एक आवाज़ बाहर से ऐसी आती है कि जब विवान भी बाहर जाने को मजबूर हो जाता है, वो भी बाहर जाता है तो सब ठीक होता है। पलक ये बोल के चली जाती है कि अब उसको जाना चाहिए और वो चली जाती है। अगले दिन सब ठीक रहता है, लेकिन 2 दिन बाद सुबह 10:30 बजे उसके घर के दरवाजे कोई आता है। वो गेट खोलता है तो उसकी माँ होती है। उनको देखकर वो चौंक जाता है। अंदर आते ही बातचीत होती है और कुछ देर बाद ही विवान की माँ विवान से पूछती है, कहाँ है वो लड़की। तो विवान अनजान बनता है और बोलता है, कौन लड़की। तो जब सारी बातें होती हैं तो वो उसको इस घर को छोड़ वापस चलने को बोलती है और ये भी कहती है कि यहाँ भेजकर ही गलती करी थी उन्होंने विवान को। तो विवान जवाब देता है और बोलता है कि वो वापस घर नहीं जाएगा। तो इस बात को सुन और उसका एटीट्यूड देखकर उसकी माँ हैरान थी और भाई भी हैरान था। और तभी उसका भाई ये गलती करता है। वो अपनी माँ के सामने बोलता है कि शादी करा दो इसकी, ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया है। तो अपने भाई की ये बात सुन वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने भाई को मारते मारते छोड़ता है। और उसका गुस्सा भी अलग था उस दिन। वो अपने घर वालों को समझाता है कि उसे कोई शादी नहीं करनी, और आपने आइंदा शादी की बात करी या आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद को मार लूँगा। ये सब बोला उसने अपनी मम्मी और अपने भाई से। उसने उन दोनों को समझाया कि उसको अपनी पढ़ाई और अपनी हर चीज़ की चिंता है और वो अपना ख्याल रख सकता है। तो उसकी मम्मी भी बोली कि उनको तो बस उसकी चिंता है, इसलिए वो ऐसे बोल रही हैं। तो विवान उनसे कहता है कि अभी वो लोग यहाँ से जाएं, उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो उन लोगों को बुला लेगा। तो उसका इतना गुस्सा देखते हुए उसकी मम्मी और भाई वापस घर चले जाते हैं। और जब ये लड़ाई विवान अपनी माँ से कर रहा था तब पलक ने उसको देख लिया था, और जो गुस्सा जो रूप उस वक्त विवान का था वो देख आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो किस हद तक पलक का दीवाना हो गया था। और विवान को देखते ही लग रहा था कि अगर इसी तरह सब चलता रहा तो दिन पर दिन उसके दिल में पलक के लिए प्यार बढ़ता रहेगा, और फिर वो ना वो शादी करेगा और ना ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। और पलक ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विवान उसके लिए, यानी कि एक रूह के लिए, एक आत्मा के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे और हमेशा उससे ही प्यार करे। और क्योंकि और पलक से प्यार करके उसको सिर्फ दुख ही मिलने वाला था, इसलिए बेहद दुख के साथ लेकिन पलक ने फैसला किया कि अब वो हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। और ये इसलिए नहीं कि वो उसको परेशान करना चाहती थी या उसको पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बस विवान को अपना जीवन बर्बाद करते हुए देख नहीं सकती थी। तो बेमन से ही सही उसने ऐसा करने का फ़ैसला किया। लेकिन उसको ऐसा करने से पहले एक बार विवान से मिलने का बड़ा मन था। तो रात का वक्त था, विवान सोने को लेटा ही था कि उसको पलक की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो पलक वहाँ खड़ी थी। विवान को उसने कहा कि उसको उसकी याद आ रही थी तो वो मिलने चली आई। विवान उसको देखकर खुश हो गया था। उसने उसको अपने पास बैठाया और उससे बात करने लगा, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस उसको देखे जा रही थी। उसका चेहरा देख साफ पता चल रहा था जैसे वो रोने वाली थी। वो बहुत उदास लग रही थी। और जब विवान ने ये चीज़ गौर करी तो उसने तुरंत पलक से पूछा कि क्या हुआ, वो उदास क्यों लग रही है। तो वो एकदम से रोने लगी और उसके गले लग गई। पलक को ऐसी हालत में देख विवान घबरा गया और उसको पूछने लगा कि क्या हुआ, वो रो क्यों रही है। लेकिन पलक ने उसको कुछ नहीं बताया, वो बस रोती रही। और फिर जब किसी तरह विवान ने उसको चुप कराया तो उसने विवान से कहा कि आज रात वो उसके पास ही रहना चाहती है और वो कहीं नहीं जाएगी। तो विवान भी बहुत खुश हो गया
खैर, वो रात विवान के लिए बहुत खुशी वाली थी। लेकिन अगले दिन जब वो सुबह उठा तो वहाँ पलक नहीं थी। लेकिन आज उसको चिंता या तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी कल रात तो वो उसके पास ही थी। तो वो अपना काम करता रहा और दोपहर तक भी पलक उसके पास नहीं आई। उसको लगा शायद वो शाम तक आए, तो उसने इतना गौर नहीं किया और चिंता नहीं की। वो उस जगह पर भी गया, लेकिन वो नहीं आई। ऐसे करते करते धीरे धीरे दिन बीते और 1 महीना निकल गया। उसकी हिम्मत भी टूट गई थी। और फिर एक दिन जब उससे रहा नहीं गया और वो अकेला बैठा खुद से ही बोलने लगा, बस पलक बस, अब और ऐसे तुम्हारे बिन मर मर के नहीं जी सकता, अब और नहीं। आ रहा हूँ तुम्हारे पास हमेशा के लिए, तुम्हारा होने को। फिर कोई भी मुझे और तुम्हें रोक नहीं सकता हमें एक दूसरे का होने से। ऐसा बोलते बोलते उसने ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली और अपनी लाइफ के उन आखिरी पलों में उसने पलक को अपने करीब बैठा पाया, जो उसके पास बैठी रो रही थी और उससे बोल रही थी, ये क्या कर लिया तुमने? मैं तो सिर्फ इसलिए अलग हुई थी तुमसे ताकि तुम अपना जीवन मेरे वजह से बर्बाद ना करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसा कर लोगे। पलक उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शायद कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। और विवान ने उससे कहा, रुक जाओ पलक, परेशान मत हो, जो हो रहा है हो जाने दो। क्योंकि अगर मैं जी भी गया तो तुम्हारे बिन ऐसे अधूरा रह रह के जी नहीं पाऊँगा, और ऐसे ही रोज़ रोज़ की मौत मरूँगा। लेकिन ये एक बार का मरना बहुत सुकूनदायक होगा। कम से कम उसके बाद तुम्हारा साथ तो हमेशा के लिए मिल जाएगा। पलक रोते रोते बोली, ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो विवान ने उससे कहा, पलक प्लीज़ इस वक्त मुझसे एक वादा करो कि अगर मैं मर जाऊँ तो उसके बाद भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी और मुझे इतना ही प्यार करोगी। तो वो बोली, हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और वो उसको अपने सीने से लगा के रोने लगी और बोलती रही, मुझे माफ़ कर दो विवान, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी जान दे दोगे मेरे खातिर। और उसी वक्त वहीं पे विवान ने दम तोड़ दिया। और उस एक दिन के बाद से वो घर खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता वहाँ। यहाँ तक शाम होने के बाद तो उस घर के रास्ते से भी निकलना लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि पलक और विवान यानी कि वो दोनों आज भी उसी घर के आसपास ही मौजूद हैं। और सबसे अजीब बात तो ये कि यहाँ रहने वाले अधिकतर लोगों ने देखा है कि एक लड़का जो देखने में 20 से 22 साल का लगता है, वो रात के वक्त कभी कभी यहाँ के कुछ लोगों को दिखता है। और जिसने उसे देखा है उन लोगों ने बताया कि उसे देख के लगता है जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। हालांकि ये बात अजीब है, लेकिन जिसने उस लड़के को देखा है वो 100% इस बात पर यकीन करते हैं। इतना बोल के जैसे ही वो लड़का चुप हुआ तो उन दोनों की हंसी छूट गई, यानी नीरज और ऋषि की हंसी छूट गई। तो उस लड़के को समझ नहीं आया कि क्यों ये दोनों हंस रहे थे। तो उसने उन दोनों से पूछा कि क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? तो उन दोनों ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई थी। और उसके बाद नीरज ने पहले हंसते हुए ऋषि के कान में कुछ कहा और उसके बाद उसने उस लड़के से पूछा, वैसे भैया आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तो उस लड़के ने जब कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उससे पहले ही नीरज बोल पड़ा, रहने दीजिए, हम जानते हैं। अब आप हम दोनों से कहेंगे कि वो लड़का यानी विवान आप ही हैं जिसने पलक के लिए अपनी जान दी थी, और आप ही की आत्मा को अक्सर यहाँ के लोगों ने रात के वक्त भटकता और किसी को ढूंढते हुए देखा है। और आज जब अभी हमने आपको टहलते हुए देखा तब भी आप अपनी पलक को ही ढूंढ रहे थे, यही कहोगे ना? तो भैया हम दोनों आपको बता दें कि आप जो कहानी हम दोनों को सुना रहे थे, जो आपने सुनाई, वो बहुत ही बढ़िया थी और बेशक हमें बहुत पसंद आई। लेकिन आपने हम दोनों को डराने के लिए ये जो आइडिया सोचा ना, ये एकदम बकवास था। ना हम इससे डरे और ना ही हमें इस पे विश्वास हुआ ज़रा सा भी, क्योंकि भैया
हम इतने भी डरपोक और बेवकूफ़ नहीं हैं। तो उन दोनों की ये बात सुन वो लड़का पहले तो हंसा और फिर उसने कहा, अरे नहीं नहीं यार, मैं क्यों डराऊंगा तुम लोगों को। मैंने तो जो सच था वो बताया तुम्हें। और फिर तुम दोनों ने तो शुरू में ही मुझे बता दिया था कि तुम दोनों को ये भूत प्रेतों के होने पर विश्वास नहीं होता है, तो फिर मैं क्यों डराऊंगा तुम लोगों को। तुम डरोगे ही क्यों। तो वो दोनों बोले, बात तो सही है। लेकिन तभी उस लड़के ने उन दोनों से कहा, लेकिन हाँ यार, ये सच है कि मैं ही हूँ विवान, यानी वो लड़का जो एक रूह से, एक आत्मा से प्यार कर बैठा और जिसको अपना बनाने के लिए मैंने अपनी जान दे दी। उसकी इतनी बात सुन वो दोनों एक दूसरे को देख हंस ही रहे थे जब वो लड़का बोला, पर यार जान दे के बिना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हंसते हुए उन दोनों ने उससे पूछा, क्यों नहीं हुआ भैया। तो उसने बताया कि यार मुझे लगता था कि मरने के बाद तक हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, मुझसे प्यार करेगी, कभी मुझसे दूर नहीं जाएगी। लेकिन देखो ना, आदत आज भी उसकी बदली नहीं है। आज भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होके मेरे से दूर चली जाती है और फिर मुझे ऐसे ही रात को उसे ढूंढना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है उसके लिए। तो उसकी इतनी बात सुन वो दोनों हंसे और फिर नीरज बोला, कितना बुरा हुआ आपके साथ ना, भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। तो उस लड़के ने नीरज से पूछा, बुरा हुआ है, क्या बुरा हुआ मेरे साथ। तो नीरज बोला, अरे यही भैया कि पहले तो एक आत्मा से आप प्यार कर बैठे, जीते जी उसको इतना प्यार दिया, उसके लिए परेशान भी हुए और यहाँ तक उसको हमेशा के पाने के लिए खातिर आपने जान तक दे दी। लेकिन बदले में उस लड़की ने क्या किया, ना ही वो आपके प्यार को समझा और ना ही आपको और आपसे किए वादे को निभाया। सो सैड। तो वो लड़का उन दोनों से बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पलक ने ना मुझसे किए वादे को तोड़ा है और ना ही वो मुझसे कोई नफ़रत करती है। हाँ मानता हूँ उसका स्वभाव ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, लेकिन मुझसे प्यार भी वो उतना ही करती है। और चाहे कितना गुस्सा हो ले मुझसे, लेकिन ज़्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह पाती है। तो उसकी इतनी बात सुन वो दोनों बोले उससे, अच्छा अगर ऐसा है तो अभी कहाँ है वो, और अभी आपको ऐसे अकेला करके क्यों चली गई वो। तो वो लड़का अचानक ऋषि और नीरज की तरफ नहीं बल्कि उनके पीछे देखकर बोला, किसने कहा वो मुझे अकेला करके चली गई। उसकी नज़र देख उन दोनों ने भी मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी जो देखने में 18 से 20 साल की लग रही थी। नीरज और ऋषि जिनके लिए अभी तक ये सब मजाक था, वो अब पूरी तरह डर चुके थे। पीछे से उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी पलक ज़्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह सकती। ये बात सुनते ही उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वो लड़का नहीं था। दोबारा सामने देखा तो वो लड़की भी नहीं थी। वो लोग डर के भागे अपने घर के अंदर। वो रात बीती तो उसके बाद उन लोगों ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। लेकिन निकलने से पहले उन्होंने सोचा कि उस लड़के के बारे में और ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके बारे में किसी से पूछ लिया जाए। तो उन्होंने वहीं के किसी लोकल बंदे से उसकी पूरी सच्चाई जानी। तो उसने पहले तो उन दोनों को डांटा और बोला, आपसे किसने कहा था ऐसी आधी रात को बाहर बैठने को, वो भी यहाँ इस इलाके में। ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि आप लोगों के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई और आप लोग सही सलामत हैं। उसके बाद उसने उन दोनों से बताया कि इस इलाके में रहने वाला हर कोई उनके बारे में जानता है, यानी कैसे उस लड़के विवान को उस लड़की पलक की रूह से प्यार हो गया। उसके बाद हमेशा के लिए उसको अपना बनाने के लिए उस लड़के ने अपनी जान तक दे दी। लेकिन और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के कई लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। हालांकि उन दोनों ने अभी तक किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन जिस किसी ने भी उस घर को खरीद कर उसमें रहने की कोशिश की, वो ज़्यादा दिन वहाँ रुक नहीं सका। उस आदमी से ये सब कुछ सुनने के बाद और कल रात जो कुछ भी हुआ वो अपनी आंखों से देखने के बाद पूरी तरह से ऋषि और नीरज का नज़रिया बदल गया था। वो लोग वहाँ से निकल दिए। वो सारी बातें वो लोग कभी जीवन में भुला नहीं सकते। सही कहा है किसी ने कि शायद प्यार वो एक रिश्ता है जिसको इस दुनिया का कोई नियम, कोई रिवाज
बांध या काबू नहीं कर सकता।